हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो सक्सेस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी क्लास 8 चैप्टर 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। चैप्टर 6 है। चैप्टर 5 आपका न्यायपालिका था, तो आप देख लीजिएगा, जिस उसमें आप बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या यदि आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपके लिए, आपके डेली लाइफ के लिए, या आपको अपने अधिकारों का कैसे यूज़ करना चाहिए, वो सब चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टाइम बचे तो एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। ठीक है। मतलब क्या है कि यदि आपको किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो सॉरी, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि वो अपराधी है कि नहीं, अदालत डिसाइड करती है। सबूत, गवाह, इसके मतलब इसके बेस पे वो डिसाइड करती है कि वो आरोपी है कि नहीं है। और हर किसी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति जिस पे आरोप लगाया गया है तो निष्पक्ष, मतलब उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। निष्पक्ष का मतलब होता है उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, तो ही अदालत उस पर फैसला सुनाएगी। सेकेंड पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार, अभी देखिए संविधान का अनुच्छेद 21 क्या था जो हमने न्यायपालिका में पढ़ा था, कि सभी व्यक्ति को जीवन का मौलिक अधिकार होता है। इसीलिए वो जो मिड डे मील था, अपना मिड डे मील जो स्टार्ट करवाया गया था, तो वो मिड डे मील क्यों हुआ था कि सरकार के पास जो अनाज थे वो बर्बाद हो रहे थे, तभी यह फैसला किया गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर डिसीजन किया, सरकार पे जोर डाला कि यदि आपका अनाज खराब हो रहा है तो आप बच्चों को खिलाओ पिलाओ, तो ये जीवन का मौलिक अधिकार है। तो अपना अनुच्छेद 21 जीवन का मौलिक अधिकार है। अभी देखिए अनुच्छेद 22 क्या है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव रखने का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 जीवन का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 22 क्या है कि हर एक व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे अपना वकील रखने का अधिकार है, और तभी उस पर फैसला सुनाया जाएगा। थर्ड पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकता है। मतलब क्या है, देखिए यदि आप गरीब हैं और आपको किसी जुर्म में आपको गिरफ्तार किया गया है और आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना आपका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि आप कोई वकील रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अदालत आपको तुरंत ही सज़ा दे देगी बिना आपका पक्ष सुने हुए। आपको अनुच्छेद 39A के तहत आपको सरकार वकील देगी, मतलब राज्य की जिम्मेदारी है कि आपको एक वकील दिया जाए और वो वकील आपका पक्ष रखेगा। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। ठीक है। ये तो आपको पता है कि पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर सरकारी वकील होते हैं, मतलब जिसके पास यदि वकील नहीं है तो सरकारी वकील उसे प्रोवाइड किया जाता है। बचाव पक्ष का वकील होता है, मतलब जिसने कंप्लेन किया है उसका वकील, और न्यायाधीश जो फैसला सुनाते हैं। यही 4 मेन पिलर होते हैं हमारे आपराधिक न्याय व्यवस्था के। ओके। चलिए अभी नेक्स्ट थिंग्स क्या है, अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है। अभी देखिए आपने चार मेन पिलर देख लिया, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष वकील और न्यायाधीश। अभी इसके काम क्या है, इसकी भूमिका क्या है, उसके बारे में भी तो आपको जानना ज़रूरी है ना। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पुलिस की भूमिका क्या है। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना।
मतलब पुलिस का क्या काम होता है कि कोई भी यदि अपराध है उसके बारे में मतलब जांच करना, ठीक है। सिर्फ जांच करना, फैसला सुनाना पुलिस का काम नहीं है, सिर्फ जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, जो पुलिस के काम है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर देती है। मतलब क्या है कि पुलिस का सबसे मेन काम है, आरोपी को गिरफ्तार करेगा, फिर उसके बारे में सबूत इकट्ठे करेंगे और जो सबूत उनको मिल रहा है उसको एज अ चार्जशीट के तौर पे अदालत में सबमिट करेंगे। अभी सेकेंड भूमिका क्या है पुलिस की? पुलिस भी कानून के तरह आती है, इसलिए पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करती रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी पीटने, सताने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। मतलब पुलिस को यदि कुछ अधिकार दिए गए हैं तो उन्हें कुछ दिशा निर्देश भी दिया गया है जो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। उनको उसके मुताबिक ही काम करना चाहिए। यदि वो किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं और जब तक उनका जुर्म साबित भी हो जाए, जब तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया है, तब तक वो पुलिस की हिरासत में रहते हैं। तो उस बीच में उस बंदे को या उस आरोपी को सताना, पीटना या गोली मारने का अधिकार पुलिस को नहीं है। अभी नोट में देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मतलब अभी संविधान का अनुच्छेद 22 है तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को ना अधिकार दिए गए हैं। तभी जैसे सपोज करिए आप ये समझ लीजिए कि भगवान न करे आपका कोई रिलेटिव किसी जुर्म में गिरफ्तार हो गया है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं, वो क्या क्या कर सकता है, तो वो देख लीजिए। पहला है, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। सही बात है, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, जब भी कोई पुलिस या कोई आपको गिरफ्तार करने आएगी, किसी को आती है तो पहला वर्ड यही होता है, मेरा जुर्म क्या है, ऐसा मैंने क्या कर दिया है। भले उसने कुछ किया भी हो तो भी वो पहला क्वेश्चन यही करता है। दूसरा है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। हाँ, यदि किसी को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है, ना कि उससे आप अपना खुन्नस निकालो। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह की दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। मतलब यदि किसी ने आपको गिरफ्तार किया है तो आपको मार पीट नहीं सकता है कोई पुलिस, तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालियन बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो इतने सारे आपके मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 22 में है। तो कभी भी पुलिस यदि इसमें से कोई भी अधिकार आपको यूज ना करने दे तो डायरेक्ट आप बोलिएगा कि संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 22 में दिया गया है कि फौजदारी कानून में दिया गया है कि इतने सारे अधिकार हम यूज कर सकते हैं। अभी नोट 2 देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्तें और प्रक्रियाएं तय की हुई है। सॉरी, थोड़ी ना प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए थोड़ी टाइम डिले हो गया, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी भी पोशाक पर उसकी पहचान, नाप पट्टी या पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। मतलब कोई भी पुलिस वाला यदि आपको गिरफ्तार करने आ रहा है तो उसका नाम होना चाहिए, तो ही पहचान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिसे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या
शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होना चाहिए। मतलब यदि पुलिस ने आपको कहीं से भी पकड़ लिया और आपको हिरासत में डाल दिया तो आपके रिलेटिव को जानकारी देना पुलिस का फ़र्ज़ है, आप उसको बोल सकते हो कि ये मेरा अधिकार है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उससे मिलने से बाहर उसे जेल से बाहर रहता हो तो संबंधी उस ज़िले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज देना चाहिए। तो ये सब भी आप ही के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर क्या होता है? पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। इसलिए आप देखे होंगे कोई भी पिक्चर या सीरियल में कोई भी जाके बोलेगा मुझे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना है, तो कानून में कहा गया है कि किसी संगीन अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभावी अधिकारी को फ़ौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अब संज्ञान क्या होता है? इस अध्ययन में उस अपराधों को संज्ञान अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। ओके, उसके बाद है शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार है। एफआईआर में वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया गया है। मतलब यदि आपने एफआईआर दायर किया तो उसकी एक कॉपी आपके पास रहनी चाहिए और उस एफआईआर में आपकी वारदात की समय, तारीख, स्थान सब रहना ही चाहिए। तो अभी इसके पहले आपने पुलिस की भूमिका, सर्वोच्च न्यायालय की क्या मतलब ये सब देख लिया। अभी आप देखेंगे कि हमारी जो दूसरा स्तंभ है सरकारी वकील, उसकी क्या भूमिका है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच करके अदालत को आरोप पत्र दाखिल कर देते हैं। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष रूप से अपना काम करें। तो समझ में आ गया, आपको पढ़ने से ही समझ में आता है। अभी तीसरा स्तंभ हमारे न्यायाधीश की क्या भूमिका है। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल क्या होती है। मतलब सबका पक्ष सुन के सज़ा सुनाना। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता को केवल एक तत्व संगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 की पूरी तरह से पालन किया जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो आपराधिक न्यायपालिका की भूमिका है उसमें यही सब था जो हमारे स्तंभ थे। पुलिस, सरकारी वकील, न्यायाधीश, यही सब, इन सब के बारे में बताया गया था। आपके क्या क्या मौलिक अधिकार है उसके बारे में भी बताया गया है। तो प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, जो आपको लगे इम्पोर्टेंट उसका नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।